Hello, I am Tanushree Mendolia and you're most welcome to Sarita Ramesh SR Elite Academy channel. आज का वीडियो फ्रैक्शन का पार्ट 3 है। फ्रैक्शन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो में हमने सीखा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं और फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने फ्रैक्शन का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए और उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो है व्हाट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, विच वन हैज़ स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यू देन वन। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर होता है यानी ऊपर वाला नंबर वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि नीचे वाले नंबर से। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ऊपर 3 है और नीचे 4 है तो ऊपर वाला छोटा है। और एक और एग्जांपल दिया है जहाँ ऊपर 2 लिखा है और नीचे 5 लिखा है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है। अब बात करें अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम था, ये जो 3/4 था मैंने यहाँ पे ऑपोजिट यानी उल्टा करके लिख दिया। यहाँ पे ऊपर 4 लिख दिया और नीचे 3 लिख दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा है, इसलिए ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पे भी 5/2 कर दिया, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा है। ये दोनों एग्जाम्पल थे हमारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की, जो क्वेश्चन में है कि विच वन हैज़ स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यू देन वन, यानी कि किसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है और छोटी होती है। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वैल्यू लेस देन 1 किसके लिए? प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी आती है। और यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू जो आती है वो 1 से बड़ी आती है। आप इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये आपको याद रखने में इस चीज़ को हेल्प करेगा। कैसे? मान लीजिए आपके पास 3 चॉकलेट है, और उस चॉकलेट को खाने वाले 4 लोग हैं, तो हर एक के हिस्से में एक तो पूरा नहीं आने वाला, एक से कम ही आएगा। अगर आपके पास 3 चॉकलेट और 3 बराबर लोग होते तो आप हर एक को एक एक दे सकते हैं, तो हर एक के हिस्से में एक एक पूरी आ जाती। लेकिन अगर खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, मतलब आपके पास चॉकलेट कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो हर एक के हिस्से में एक से कम आएगी। वो एग्जाम्पल हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में। ऊपर 3 है और नीचे 4 है, चॉकलेट्स आपके पास 3 है लेकिन खाने वाले लोग आपके पास 4 हैं, तो हर एक के हिस्से में एक से कम आएगा यानी छोटा आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू 1 से कम आएगी, छोटी आएगी। और इसी चीज़ को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर चॉकलेट्स ज़्यादा हैं और लोग कम हैं, चॉकलेट्स ज़्यादा है, मान लीजिए आपके पास 4 चॉकलेट्स और लोग 3 हैं, तो इस केस में हर एक के पास एक एक तो आ ही जाएगी। और ऊपर से जो आखिरी बचा हुआ चॉकलेट होगा उसके भी जब हिस्से होंगे तो एक से ज़्यादा पार्ट आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ऊपर चॉकलेट्स लिखे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स मेरे पास 4 है और लोग कितने हैं? 3 हैं, तो हर एक के हिस्से में एक से ज़्यादा आने वाला, ये तो पक्की बात है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू जो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वो 1 से बड़ी आती है। ये एग्जाम्पल की हेल्प से याद रहेगा आपको कि कैसे हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी होती है 1 से और किसकी छोटी होती है। अदरवाइज़ आप हमेशा चेक करके भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। ऊपर 3 है नीचे 4 है, जब 3 को 4 से भाग दूंगी तो ऊपर वाला छोटा होने की वजह से हमेशा 0 से ही शुरू होगा, है ना, दशमलव में, डेसिमल में चली जाएगी वैल्यू, जो कि 1 से छोटी आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी हमेशा। और वैसे ही यहाँ पे जब ऊपर 4 है नीचे 3 है, 4 को 3 से भाग दूंगी तो 3 जब पहली बार में चला जाएगा ये, है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आई, तो यहाँ पे वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, यहाँ पे 1 से छोटी आएगी। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे भी देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। इन्हें कैसे बदलते हैं फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। हमने क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा है 7/3, तो मुझे 7 को 3 से भाग देना है। तो यहाँ पे 7 को मुझे 3 से भाग देना है, तो कितनी बार में जाएगा ये? 2 बार में।
3 2 जा 6 होता है, जो कि 7 से छोटा है। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, तो हम इसे डेसिमल में और सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम यहीं तक रखेंगे जहाँ पे उसका रिमाइंडर आ जाता है। अब ये वैल्यू छोटी है, इस वाले से तो आगे और डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड होगा भी तो डेसिमल में होगा। ठीक है, तो इसे यहीं तक रखते हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसे कहते हैं हम अपने डिवाइज़र। ये हमारा डिवाइज़र है जिससे हमने भाग दिया है। जो मेरा आंसर आया उसे कहते हैं हम क्वोशिएंट, जिसे मैंने क्यू से डिनोट किया है, और जो बच गया वो मेरा रिमाइंडर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमेशा क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरह से लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्यू क्या है, मेरा क्यू है 2। ये तो मेरा नेचुरल नंबर क्यू की जगह हो गया। अब आते हैं हमारे फ्रैक्शन वाले पार्ट में। फ्रैक्शन वाले पार्ट में पहले आर लिख देते हैं। आर है मेरा रिमाइंडर यानी 1, और डिवाइज़र है मेरा 3। तो मैंने जो मेरा ये वाला फ्रैक्शन था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे मैंने अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से लिख दिया, 2 and 1/3। ठीक है, 2 and 1/3 इसे मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लिख दिया इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। अगर दूसरे वाले की जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं हम। दूसरा वाला भी सेम इसी प्रोसेस से करना है, क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में। दूसरा है हमारे पास 27/6, तो 27 इस के अंदर लिख दीजिए और 6 बाहर आ जाएगा। अब आप देखेंगे 6 4 जो 24 होता है, और 6 5 जो 30 होता है। 30 तो बड़ा हो गया, तो हम 4 बार में 24 ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए और यहाँ पे 24। जब 27 में से 24 घटाऊंगे तो यहाँ 3 बचेगा। अब ये नंबर फिर से इससे छोटा हो गया, ये वाला इससे छोटा हो गया, तो ये आगे और भाग नहीं होगा। भाग होने के लिए फिर डेसिमल में आ जाएगा। तो हमें यहीं तक रखना है जहाँ तक कि हमारा नेचुरली प्रोसेसिंग हो रही है बिना डेसिमल के। तो अब फिर से ये मेरा डिवाइज़र है, ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। तो फिर से क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में कैसे लिखूंगे, क्यू लिख देते हैं, क्यू है 4, आर है हमारा 3, और डिवाइज़र है हमारा डी यानी कि 6। तो मैंने फिर से 27/6 जो कि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। यहाँ 4 2/3 लिखा है, 4 2/3। तो इसे कंपेयर करते हैं क्यू आर अपॉन डी से। तो इसमें क्यू ये है, आर ये है और डी ये है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होता है तो हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्वोशिएंट और डिवाइज़र, और ऐड हो जाता है रिमाइंडर। तो बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है। क्वोशिएंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्वोशिएंट है 4, डिवाइज़र है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसमें जोड़ देना है रिमाइंडर को, जो कि 2 है। तो 4 3 जा 12 प्लस 2 दैट इज़ 14, और नीचे हमारा वही डिवाइज़र आ जाएगा 14/3। तो ये तो मैंने इस वाले फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर में। अगर मैं बात करूँ 2 3/5 के, 2 and 3/5 को कैसे बदलूंगी मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसको भी इसी तरीके से 2 3/5। यहाँ पे 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 5 प्लस क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, जो कि ऊपर लिखा हुआ है 3। 2 5 जा 10 प्लस 3, 10 + 3 = 13, अपॉन में आ जाएगा हमारा डिवाइज़र जो कि है 5। तो ये हो गया हमारा 2 and 3/5 को मैंने इस मिक्स फ्रैक्शन को वापस से इम्प्रॉपर में बदल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट आर लाइक, अनलाइक एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी कि लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। तो लाइक फ्रैक्शंस कोई भी हो सकते हैं, 6/3 ले लीजिए, 7/3 ले लीजिए, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक वो हो गए जिनके सेम नहीं है, 6/7 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये अनलाइक है। ठीक है, और अब आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब उन्हें सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो इनकी वैल्यू सेम आती है। जैसे कि 3/2 लिखा है मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 18/12।
तो अगर मेरे पास ये 18/12 लिखा हुआ है, मुझे ये तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, ये अभी हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? ये नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब और लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, और छोटे रूप में लिखना है। तो और छोटे रूप में लिखने के लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी टेबल में ये दोनों एक साथ आते हैं। ये दोनों एक साथ 2 के पहाड़े में भी आते हैं, 3 के पहाड़े में भी आते हैं, और 6 के पहाड़े में भी आते हैं। 2, 3 और 6 के एक साथ। तो आप इन तीनों में से कोई भी नंबर से इन दोनों को ऊपर नीचे, सेम ही नंबर होना चाहिए, ऊपर नीचे कोई भी नंबर इन तीनों में से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर मान लीजिए मैं 2 से करती हूँ, अगर मैं 18/12 को 2 से करती हूँ, आप 2, 3 और 6 में से कोई भी ले सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, कोई भी। मैंने 2 लिया है। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है? ये जाएगा 9 बार में, 12 डिवाइडेड बाई 2 जाएगा 6 बार में। ठीक है, अब ये 9/6 आया। हमें फिर से चेक करना है कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर क्या एक साथ किसी और की टेबल में आते हैं? जी हाँ, ये आते हैं एक साथ 3 की टेबल में। ठीक है, तो मुझे फिर से 9/6 को डिवाइड करना है 3 से। ये तब तक डिवाइड करना है जब तक वो फ्रैक्शन नहीं आ जाता जो एक साथ ऊपर वाला नंबर भी, यानी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी एक साथ किसी के टेबल में ना आए। ठीक है, तो ये अभी दोनों एक साथ आते हैं 3 की टेबल में, तो इन्हें 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3, और 6 को 3 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 2। अब आप देखेंगे 3 ऊपर है, नीचे 2 है, कि दोनों नंबर एक ही साथ किसी एक टेबल में नहीं आते, एक ही साथ नहीं आते। अलग अलग टेबल में तो आते हैं लेकिन एक ही साथ नहीं आते। अब ऊपर नीचे 2 से दिया था, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से दिया था, तो ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म है। किसका लोवेस्ट फॉर्म है? 18/12 का। और शुरू मैंने एक नंबर लिखा था, यहाँ पे 3/2 लिखा था और 18/12 बोला था। ठीक है, तो मैंने ही बोला था क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, चेक करते हैं। तो हमने चेक किया, इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हमने सिंप्लीफाई किया इसे और लोवेस्ट फॉर्म पे। तो लोवेस्ट फॉर्म में जो सबसे छोटा रूप आया वो ये आया। तो मैं 18/12 को 3/2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। तो ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट है। क्यों है? क्योंकि इनके न्यूमरेटर यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर। इनके दोनों ही फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। लेकिन जब मैंने इस वाले फ्रैक्शन को और ज़्यादा सॉल्व किया तो वापस से वो 3/2 बन गया। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन, 3 डन, ये 4 भी डन। अब बारी हमारे 5th वाले की। 5th वाले में कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। वही क्वेश्चन है कि ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनको इनके लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे। पहला हमें दे रखा है हमारा फ्रैक्शन 12/18। 12/18, तो उसी तरीके से अभी मैंने इसका 18/12 था, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। 2 से भाग दिया। इस बार हम कोशिश करते हैं इसे 3 से देते हैं, क्योंकि मैंने इसके 2, 3 और 6 लिखा था। ये दोनों ही एक साथ 2, 3 और 6 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 से देते हैं एक बार, इस बारी से। जब मैं इसे 3 से दूंगी तो 12 डिवाइडेड बाई 3 कितनी बार में? 4। और यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 3 6 बार में, 4/6। अब 4/6 हमें चेक करना है क्या ये फिर से एक साथ किसी एक टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं। तो फिर से हमने इसे डिवाइड कर देना है 2 से। इसे तब तक करना है जब तक कि क्या नहीं हो जाता, दोनों ही नंबर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ किसी एक टेबल में नहीं आते। अब 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया, और 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो गया, है ना? 2/3। अब ये दोनों तो एक साथ नहीं आते, तो यहाँ पे हमारा लोवेस्ट फॉर्म बन गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने जब 18/12 लिखा था तो वहाँ पे 3/2 आया था। यहाँ पे 12/18 लिखा है, तो कुछ नहीं हुआ, बस आंसर रेसिप्रोकल हो गया। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल करना। ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, वही सेम है। अब 36/9 है, मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको कि दोनों ही नंबर एक साथ किसके टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में भी आते हैं और 9 की टेबल में भी आते हैं। ठीक है, 3 और 9 दोनों की में आते हैं। तो हम 9 से करेंगे इसे। अगर आप छोटा नंबर लेते हैं तो ज़्यादा स्टेप्स पड़ते हैं, अगर आप डायरेक्ट बड़ा नंबर ले लेते हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसे 3 से दूंगी तो मुझे एक बार फिर से हो सकता है करने की ज़रूरत पड़ जाए। अगर मैं 9 से दूंगी तो ये एक ही बार में हो जाएगा। कैसे देखते हैं? 36 और 9 एक ही साथ किसकी टेबल में आते हैं? 9 की ही टेबल में।
तो अगर मैं 36 को 9 से डिवाइड करूंगी और 9 को भी 9 से डिवाइड करूंगी तो क्या बनेगा, 36 को डिवाइड किया 9 से तो यह बनेगा 4 और 9 को डिवाइड किया 9 से तो यह बनेगा 1, 4/1, 4/1। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 4, मैंने इसे लिख सकती हूँ 4। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिए सारे के सारे वो क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे। एक चीज़ और नोटिस करिएगा आप, यहाँ पे 4/1 को मैंने 4 लिखा है, ये एक नेचुरल नंबर है। तो किसी भी नेचुरल नंबर को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 11 हो, बस उसके नीचे वापस से 1 लगा दीजिए तो वो बन गया हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे वैसे 10/1 और 10 लिखे तो कोई अलग बात नहीं है, इसलिए हम जनरली इस तरह से लिखते हैं, 4/1 को 4 लिखा जा सकता है। तो ये सब है जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन। अब इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ्रैक्शंस कैसे ऐड करते हैं। जल्दी से मैं इस बोर्ड को रब कर लेती हूँ, फिर चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। अभी तक हमने फ्रैक्शंस के थियोरेटिकल पार्ट को समझा, अब बारी है फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन पार्ट को समझने की। तो कैलकुलेशन पार्ट में हम सबसे पहले फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, यानी भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं। केस फर्स्ट, सेम डिनोमिनेटर। अब कैलकुलेशन पार्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप फ्रैक्शन क्या, मैथ के किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पकड़ें, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो आप उस टॉपिक को बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैथ कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो किसी भी टॉपिक के सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो उसके बाद क्वेश्चंस तो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो एडिशन पे थे हम। फ्रैक्शंस के एडिशन के 2 केस होते हैं, 2 केस यानी कि 2 तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। पहला केस है जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, पहला केस है जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर होता है। पहला वाला क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा है 1/2 प्लस 3/2। मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को, ये वाला और ये वाले को जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे इन दोनों ही केसेस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, वो सेम है। तो अब हमने इन्हें जोड़ना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, जो दूसरा वाला केस होगा उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, यहाँ पे तो सेम है, तो ये बहुत इजीली जैसे हम नंबर्स जोड़ते हैं वैसे ही जुड़ जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बहुत ईजी है। आप ध्यान से देखिए, कभी भी कोई भी फर्स्ट एग्जाम्पल जो होता है ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल समझ गए तो उसके बाद के क्वेश्चंस आप खुद ब खुद समझने लग जाते हैं, आप खुद ही उनके आंसर्स निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ये वाला समझ लेते हैं तो ये दोनों तो आप खुद ही अपने दिमाग में आइडिया लगा लेंगे कि क्या इनका आंसर होगा। तो पहले फर्स्ट वाले को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3/2। नीचे 2 है और इसके भी 2 है, सेम डिनोमिनेटर है। अब क्या करना है, हमने नीचे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक लाइन डालिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसी हॉरिजॉन्टल, और इसके नीचे आपने 2 लिख देना। वही लिखना है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो कॉमन डिनोमिनेटर है 2 है यहाँ पे कॉमन ऊपर वाले में, तो यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, और ऊपर वाले जो नंबर है उन्हें उसी तरीके से जोड़ना जैसे हम नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हैं। 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है, 1 + 3 4 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर 4 और नीचे यही आ जाएगा 2। ये हमने जोड़ दिया, हो भी गया। जी हाँ, मतलब 2 स्टेप में हो भी गया, इतने इजी है ये। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सेम है तो लाइन डालिए, वही जो डिनोमिनेटर सेम है वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर्स नॉर्मली जैसे हम नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे ही जुड़ गए। 1 + 3 4 हो गया और नीचे 2 का 2 ही रह गया। अब जब भी हम आंसर को लिखते हैं, हम ये चेक ज़रूर करेंगे कि जो हमने आंसर दिया है क्या वो लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये वाला जो आप 4/2 लिखा है मैंने, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब हमें चेक करना है कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर क्या एक साथ किसी के पहाड़े में आता है। जी हाँ, ये आता है 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में आता है। तो आपने ऊपर नीचे 2 से पहले डिवाइड कर देना है। जब 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो ऊपर 2 आएगा और नीचे 2 को 2 से डिवाइड करके 1, तो 2/1 2 हो गया। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये आप भी अपने दिमाग में कोशिश करिए सोचने की कि क्या आएगा। अभी मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर सेम है तो लाइन ड्रॉ करिए और सेम डिनोमिनेटर को उतार दीजिए। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर उतार देना एज इट इज, अगर सेम है तो
वही आएगा जो ऊपर लिखा है। और ऊपर जैसे हम नंबर्स को नॉर्मली जोड़ते हैं वही जोड़ देंगे। 5 + 8 लिखा था तो 5 + 8 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब 5 + 8 को हम जोड़ते तो क्या आता है, 13 आता है, 13 आता है। तो यहाँ पे 13/6 लिख दीजिए, नीचे का वही रहेगा 13/6। अब चेक करना है क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है, क्या ये दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर एक साथ किसी के पहाड़े में आता है, नहीं, ये दोनों एक साथ किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया इस वाले फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब बारी है तीसरे वाले की। तीसरे वाले में यहाँ पे कितने भी फ्रैक्शंस जोड़ दो आप, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे बाकी दोनों में 2 लिखे हुए थे, डरना नहीं है, कुछ नहीं है, सेम है, सबका प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे चुपचाप 2 लिख दिया, सेम है तो 2 लिख दिया। अब ऊपर वाले नंबर्स को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3, 3 + 2 5 और 5 + 1 6। तो यहाँ पे हो गया हमारा 6 और नीचे 2, 6/2। फिर से लोवेस्ट फ्रैक्शन चेक करेंगे, 6 और 2 एक साथ आते हैं 2 की टेबल में, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 / 2 आता है 3 और 2 / 2 1, तो 3/1 3 हो भी गए हमारे। लग रहे थे ना शुरू में मुश्किल देख के, लेकिन है नहीं इतने मुश्किल ये। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए तीनों के। सेम डिनोमिनेटर वाले केस में तो आप ऊपर वाले नंबर को जोड़ देना ऊपर वाले के साथ, जैसे सिंपली हम नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ा है मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ज़्यादा मेहनत। लेकिन जो सेकंड केस होगा अब जो आने वाला है इसकी स्लाइड के बाद, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं अभी, लेकिन जो अभी सेकंड केस आएगा उस केस में आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी तक हमने अपने केस फर्स्ट को समझा जिसमें कि हमारे डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन अब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेंगे। ये हमारा केस 2 है, यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 है प्लस 2/3 है, तो 2 और 3 अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम? इस तरह के फ्रैक्शंस को हम 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा मेथड है एलसीएम मेथड। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझेंगे। ठीक है, ये दोनों ही मेथड्स कुछ अलग काम नहीं करते जोड़ने का। ये मेथड्स करते क्या है, ये मेथड्स हमारे लिए हमारे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का काम करते हैं। ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर सेम बन गया उसके बाद तो हमने उसी तरह से जोड़ना जैसे हमने लास्ट स्लाइड वाले यानी केस फर्स्ट में जोड़ा था। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है जल्दी से देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन है। फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी कि 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं जो मैंने कहा, 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। उसके बाद प्लस का साइन लगाइए और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसका नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, ये बात थी हमारे न्यूमरेटर के लिए। अब हमारे डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमारा आएगा 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए हमने इन दोनों को यानी 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर निकालने के लिए हमने डिनोमिनेटर को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब बस हमें ये जो लिखा हुआ है इसे सॉल्व करना है। 1 3 जा 3, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए यहाँ पे। 2 × 2, 2 2 जब क्या होता है 4 होता है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 × 3 यानी 2 3 जा 6। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए 3 और 4 को 7, 3 और 4 को ऐड कर दीजिए 7 और अपॉन में हमारा वही डिनोमिनेटर आ जाएगा 6 का 6। ठीक है, तो हमने ये जो फ्रैक्शन थे, 2 फ्रैक्शन अलग अलग जिनमें दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, हमने इन्हें कैसे सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, इस तरह से जो कि आपने देख ही रहे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर है 7/6।
7/6 हमने चेक करना है क्या ये दोनों ही नंबर, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, किसी के टेबल में आते हैं एक साथ ये नंबर किसी की भी टेबल में नहीं आते। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। शुरू में देखने में लग रहा था डिफिकल्ट कि सेम डिनोमिनेटर वाले तो इजीली ऐड हो गए थे, अब डिफरेंट वाले कैसे करेंगे, लेकिन था ना इजी। इसी तरीके से करना है हमने। अब फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की हेल्प से हमने सेकंड वाला भी इसी तरह से निकाल देना है। अब बारी है सेकंड वाले की। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ वाले से, यानी कि फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। अब प्लस हो रहा है तो प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा दिया। और उसके बाद क्या करना है, हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब ये तो था न्यूमरेटर के लिए। डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या करना है, क्या बोला था मैंने कि दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। 2 6 जा 12, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 4 5 जा 20, और डिनोमिनेटर में क्या हैगा हमारा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 24, 4 6 जा 24 होता है, यहाँ पर 24 आ गया। अब बस 12 और 20 को जोड़ दीजिए, 32 बटे डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाएगा 24, ठीक है। हमने इसे भी सॉल्व कर दिया, लेकिन ये सॉल्व करना लाइक इसका फाइनल आंसर देने से पहले हमने चेक कर लेना क्या ये दोनों नंबर एक साथ किसी के टेबल में आते हैं। इन्हें हमें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है इनके, ठीक है ना। तो ये आते हैं एक साथ 8 के पहाड़े में, 2 में भी आते हैं, 8 में भी आते हैं। आप चाहे तो 2 से भाग दीजिए, चाहे तो 8 से दीजिए। मैं 8 से दे रही हूँ, तो मैंने ऊपर नीचे 8 से यहाँ पर भाग दे देना है। जब मैं 32 को 8 से भाग दूंगी तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। और 24 को 8 से दूंगी तो कितनी बार में, बिल्कुल सही, 3 बार में। 4/3 यानी 4/3। अब 4/3 तो एक साथ फिर से किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इन दोनों को जोड़ करके क्या आया, 4/3, और इन दोनों को जोड़ के क्या आया, 7/6। तो इस तरह से हमारा पहला मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये वाला मेथड आपको एलसीएम मेथड से थोड़ा इजी लगेगा शुरुआत में, लेकिन जब आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एलसीएम मेथड सूटेबल है। अब क्यों सूटेबल है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने डिफरेंट डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स लिख रखे थे, जिसमें से हमने पहला मेथड सॉल्व कर लिया है, पहले मेथड को हमने सीख लिया है। अब बारी है हमारे सेकंड मेथड को सीखने की, जो कि हमारा एलसीएम मेथड। एलसीएम शॉर्ट फॉर्म है लिखने का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये वाला मेथड आपको थोड़ा नहीं, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार में आपको, जब आप शुरू में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा ये। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, पहली बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इसका, तो आप इसे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने इन सवालों के, क्योंकि आप एक सवाल को रटेंगे, 2 को रटेंगे, कितनों को रटेंगे पेपर के लिए। तो अगर आप एक का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तरीका समझिए कैसे करना है, क्वेश्चंस को नहीं रटना हमें, ठीक है ना। तो एलसीएम मेथड को यूज़ करेंगे हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करने के लिए। इनमें ये एडिशन में भी आएगा और सब्ट्रैक्शन में भी आएगा भी, ठीक है ना। पहले एडिशन की बात करते हैं। अब एलसीएम मेथड कैसे यूज़ करना है। एलसीएम मेथड में हमें ज़रूरत है डिनोमिनेटर्स की, हमें ज़रूरत है डिनोमिनेटर्स की। अब एलसीएम मेथड, एलसीएम लेते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखिए, हमने 9 और 18 का यूज़ करना है, डिनोमिनेटर्स का यूज़ करना है। डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 9 है 18 है, इसका यूज़ करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पे 9 लिखना है, फिर कॉमा देना है, फिर 18 लिख देना है। हम अभी एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं वो देखते हैं। एलसीएम का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आपको हर एक चीज़ एलसीएम के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी मैं, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लाऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे वीडियो और लंबा ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हो वो बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे 9 लिखना है और 18 लिखना है। ये डिनोमिनेटर्स मैंने दोनों लिख दिए।
फिर आपने यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और इनके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने जिस तरह से हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे ना कि दोनों नंबर किसकी टेबल में एक साथ आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज़ करना है। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर एक साथ आते हैं, यहाँ पे आपको भाग ही देना है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपको भाग देना है, कैसे देना है वो देखते हैं। पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर 18 है। हमने देखना है कि क्या ये नंबर दोनों नंबर एक साथ किसी के टेबल में आते हैं। जी हाँ, ये दोनों नंबर एक साथ 3 के टेबल में भी आते हैं और 9 के में भी आते हैं। आप चाहे तो 3 से दीजिए, चाहे तो 9 से दीजिए। मैं पहले 3 से दे के दिखा रही हूँ, फिर 9 से भी आपको दे के समझा दूंगी, ठीक है। 3 से देते हैं तो मान यहाँ पे हमने 3 लिख देना है, जिससे दे रहे हैं भाग उसे लिख देना है 3। अब 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, क्योंकि 3 3 जा 9 होता तो 3 बार में आता है। जितनी बार में आता वो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। जितनी बार में आता वो यहाँ लिख दिया। अब 18 कितनी बार में आता है, 3 की टेबल में कितनी बार में आता है, 6 बार में, लिख दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने देखना है क्या 3 और 6 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं। जी हाँ, 3 के टेबल में आते हैं, तो फिर से यहाँ 3 लिख देना है और 3 से इन दोनों नंबरों को भाग देना है। 3 से इन दोनों नंबरों को भाग देना है। तो यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा और यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँगी तो 2 आएगा, ठीक है। अब 1 और 2 की बारी है। मेन चीज़ तो हमें क्या करना है, एलसीएम हमें वहाँ तक लेके जाना है, उतने स्टेप्स तक करना है जब तक हमारा एंड में 1 1 ना बन जाए। अभी यहाँ पे यहाँ वाले केस में तो 1 बन गया इस नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पे भी 2 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 को हमें क्या करना है, नीचे 1 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और जिससे डिवाइड करते हो वो यहाँ लिख दीजिए। फिर से लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये वाला 1 तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि हमारा मेन जो हमारा टारगेट है वो 1 बनाने का है, ठीक है। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। आ गया 1। हमने तब तक करना है जब तक दोनों ही जगह 1, हो सकता है कोई तीसरा नंबर होता तो वहाँ पे भी इस तरह से करना था और तीसरे नंबर तक भी हमें 1 चाहिए। मेन चीज़ है हमारा नीचे 1 1 बनना चाहिए, जो कि बन गया है, ठीक है, जो कि बन गया है। अब क्या करना है, हमने ये तो हमने एलसीएम ले लिया, अभी एलसीएम का आंसर नहीं आया। हमने एलसीएम अब क्या करना है, हमने इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमने 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ये हमारा एलसीएम है। क्या हमारा एलसीएम है, 18 हमारा एलसीएम है। ये आंसर नहीं आया, अभी मैंने जोड़ा नहीं है कुछ, मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है। एलसीएम लिया है। अब एलसीएम का इस्तेमाल करके कैसे मैं इन फ्रैक्शंस को जोड़ती हूँ वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले तो जो एलसीएम आता है वो आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है। 18 आया तो डिनोमिनेटर में आपने 18 लिख देना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, इसी स्टेप पर, ठीक है। अब 18 आता है। अब क्या करना है, हमने ध्यान से देखिए एकदम, हमने चेक करना है। क्या चेक करना है कि 18 9 की टेबल में कितनी बार में आता है। 18 9 की टेबल में कितनी बार में आता है, 2 बार में। कितनी बार में, 2 बार में। तो ऊपर 2 लिखिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है उससे, जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर 8 था तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब प्लस का साइन लगा देना है। अब फिर से मुझे इस वाले के लिए चेक करना है, ये वाला 18 इसकी टेबल में कितनी बार में आता है। 18 की टेबल में कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। हाँ जी, 1 बार में आता है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देना है जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है उससे। क्या था, 6 था, तो यहाँ पे 6 लिख दिया हमने, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले केस में किया वैसे ही इसे सॉल्व करना है। 2 8 जा 16 प्लस 6 1 जा 6 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 18 ही रहेगा। 16 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 22।
22 लिख दिया और नीचे 18 एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे चेक करना है क्या ये लोवेस्ट फ्रैक्शन में है कि नहीं है, कि ये लोवेस्ट फ्रैक्शन में है कि नहीं है। तो नहीं है, क्योंकि ये नंबर एक साथ 2 के टेबल में आते हैं। तो इन्हें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये माइनस के साइन नहीं है, क्योंकि मैंने बाद में वीडियोस अपनी चेक करी थी, यहाँ पे डॉट अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, ये माइनस का साइन लग रहा है, लेकिन ये माइनस नहीं है। जहाँ पे मैंने डिवाइड बोला वो डिवाइड लिखा है, ठीक है। तो 22 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार में जाएगा, 11 बार में। और 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 बार में जाएगा। अब आप देखेंगे ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते। ये 11/9 लोवेस्ट फॉर्म है, इसके सबसे छोटे रूप में लिख दिया मैंने इस फ्रैक्शन के। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, इन दोनों फ्रैक्शंस को जोड़ के मेरा आंसर आ गया 11/9, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 11/9। मैं जानती हूँ ये वाला स्टेप किया और ये वाला ना, ये थोड़ा आपको एकदम से अभी समझ में नहीं आएगा। जब दूसरा वाला बताऊंगी तो फिर से उसे रिपीट करूंगी, आपको सब समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसे करने के बाद भी फिर से हम ये दोनों ही एग्जाम्पल रिवाइज करेंगे। तो इस वाले की बारी है। देखिए एलसीएम मेथड नाम है तो एलसीएम लेना है, एलसीएम मेथड नाम है तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने एलसीएम ही लेना है, चाहे आप जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो फ्रैक्शंस को। और एलसीएम सिर्फ डिफरेंट डिनोमिनेटर के केस में लेने की जरूरत पड़ती है सेम बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, डिनोमिनेटर्स का लेना है, जो नीचे लिखे हुए नंबर हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो इस वाले फ्रैक्शन में नीचे 2 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है। लेकिन थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि नेचुरल नंबर को भी मैं इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अगर 4 दिया है तो उसे 4/1 लिख सकती हूँ, और 4/1 लिखा है तो उसे 4 लिख सकती हूँ। यहाँ पे मुझे 1 दिया हुआ है तो मैं इसे 1/1 लिख सकती हूँ, 1/1 लिख सकती हूँ इस तरह से, ठीक है ना। हमें डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं दिया है तो वहाँ पे 1 ले लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा रहता, अभी तो मैंने 1 लिखा था, अगर यहाँ पे प्लस करके आगे 6 होता तो 6/1 ले लेते हम, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कैसे निकालना है, फिर से जैसे इस केस में हमने ड्रॉ किया था, ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने अपने डिनोमिनेटर्स को लिख लेना है 2, 5 और 1, ठीक है ना। लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। अब आप देखेंगे कि हमारे पास 3 डिनोमिनेटर लिखा है पे 2, 5 और 1। देखिए हमें 1 तो बनाना ही होता है, लेकिन अगर कहीं पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमारा काम आसानी हो गया, ठीक है ना। तो ये 1 की तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें टेंशन लेनी है 2 और 5 की, क्योंकि हमें इन दोनों को भी 1 बनाना है। अब वो कैसे बनाना है, डिवाइड करके। किससे डिवाइड करना है, देखिए इस वाले केस में तो जो दोनों नंबर थे यहाँ पे 3 के टेबल में एक साथ आ रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक साथ वो नंबर किसी के टेबल में आए, ठीक है। तो उस वाले में हमने क्या करना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो पहला नंबर लिखा है 2, वो किसके टेबल में आता है, किससे मैं डिवाइड करूं इस 2 नंबर को कि 1 बन जाए। 2 को किससे डिवाइड करूं कि 1 बन जाए, 2 से ही करूंगी। 2 से 2 को डिवाइड करूंगी तो 1 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 लिख देना है। जिससे डिवाइड कर रही हूँ उसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगी, यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 5 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, लाइक डेसिमल में आंसर आएगा 2.5, लेकिन यहाँ पे अपने कोई फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे एक्यूरेट नंबर चाहिए, एक नेचुरल नंबर चाहिए। अब नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है जी, जो नंबर नहीं आता उसे एज इट इज़ उतार दीजिए, ठीक है, एज इट इज़ उतार दीजिए। 5 है तो 5 लिख दीजिए, 3 है तो अब 3 भी, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 भी नहीं आता 2 के टेबल में, तो आपने नीचे भी 3 लिख देना था, ठीक है ना। अब 5 लिख दिया मैंने एज इट इज़, और 1 को 1 ही उतार दीजिए। 1 तो पहले से ही बना हुआ है तो वो काम आसानी और रखा हमारे लिए। और यहाँ पे मैंने देखेंगे, आप देखेंगे पहले यहाँ पे एक 1 था फर्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे 2 1 बन चुके हैं। हमें 3 बनाने हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो बन चुके हैं, अब बारी है इस बीच वाले की जो 5 है। 5 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 1 बन जाए। 5 को अगर मैं 5 से ही डिवाइड करूँगी तो 1 बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 लिख दूँगी, 5 से डिवाइड करूँगी,
ठीक है ना। अब 1 है तो 1 को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 को एज इट इज़ रहने दीजिए। लेकिन जब 5 को 5 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ भी 1 बन जाएगा और ये तीसरा वाला भी 1 था। हमारा एलसीएम यहीं पे ख़त्म हो चुका है। हमें अब इसके आगे कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों जगह 1 बन गया, यही हमने करना है, ठीक है ना। अब इस वाले केस में तो आप ध्यान देंगे कि दोनों नंबर एक साथ आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर एक साथ नहीं आ रहे थे। हो भी सकता है किसी में आ जाए किसी में ना आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक करके नंबर उठाइए और 1 बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 को उठाया था पहले और 1 बनाने के लिए हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पे 1 बन गया था और 5 को एज इट इज़ लिख दिया था, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हमें 5 को 1 बनाना, तो 5 से ही डिवाइड कर दिया, जिससे कि यहाँ पे भी 1 बन गया और तीनों 1 बन चुके हैं अब, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा एलसीएम कैसे आएगा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगे तो क्या आएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो हमारा एलसीएम 10 है, ठीक है ना, हमारा एलसीएम 10 है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का स्टेप मैं इसे रब करके आपको समझाऊंगी। इस क्वेश्चन का हमने एलसीएम तक ले लिया था, 5 2 जो 10, ठीक है। अब इसके आगे से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या करना है हमने, ये एलसीएम हमने कहाँ लिखना है, जाके डिनोमिनेटर में। हमने डिनोमिनेटर में ये एलसीएम लिख दिया। अब इस डिनोमिनेटर के आगे का काम बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। हमने ये देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर मैंने एलसीएम लिखा है 10, ये 10 जो है 2 की टेबल में कितनी बार में आता है, 10 2 की टेबल में कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है, यानी 7, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। फिर से चेक करेंगे सेकंड वाले फ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट के लिए चेक किया, अब सेकंड के लिए, तो कि 10 5 की टेबल में कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से, 4 से। फिर 1 के लिए चेक करेंगे कि 10 1 की टेबल में कितनी बार में आता है, 10 बार में आता है। तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 5 7 जा 35, 2 4 जा 8 प्लस 10 1 जा 10 और नीचे 10 एज इट इज़ रह जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 35 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 43, और 43 प्लस 10 53, और नीचे डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा 53/10। तो ये हमारा आंसर है। ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब इसे लोएस्ट फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि दोनों नंबर एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जानती हूँ कि जो लास्ट वाला वीडियो था और ये वाला वीडियो, ये दोनों में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन जो टाइम लगा है वो मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अब आप देखिए कि फ्रैक्शन का जो डर होता है बच्चों के अंदर, वो चीज़ें कैसे दूर होंगी। अगर मैं जल्दी जल्दी में शॉर्ट में समझा दूंगी आपको, तो हो सकता है आपकी समझ में ना आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे समझाऊं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका एक ही बार में वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाए, फ्रैक्शन की सारी प्रॉब्लम जो जहाँ जहाँ पे बच्चों को आती हैं, क्योंकि मैंने भी जब फ्रैक्शन सीखे मुझे पता है मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, कहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कोशिश की है कि हर उस चीज़ को क्लियर करूँ जहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर जो टाइम आप यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं तो आपको वो सारा टाइम वर्थ इट है ना। तो आज का वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को ख़त्म करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको पसंद आया है तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सरिता रमेश SR इलाइट अकेडमी को।